जय श्री राम। बच्चों, आज हम लोग 12वीं फिजिक्स अध्याय 3 विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे विद्युत सेल। विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे आज से, है ना। विद्युत सेल किसे कहते हैं? विद्युत सेल, इस सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल होता है ना, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है। असल में हमने लेक्चर नंबर 6 में विद्युत शक्ति और ऊर्जा में भी पढ़ा था। इस सेल असल में करता क्या काम है, याद करो। जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो धन आयनों से टकराता हुआ गति करता है, और जब धन आयनों से इलेक्ट्रॉन टकराता है तो अपनी ऊर्जा खो देता है। फिर बैटरी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है कि चलो बेटा गति करो, फिर इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है। यानी असल में बैटरी या सेल इलेक्ट्रॉनों को उस पूरे परिपथ में चलाए रखने का कार्य करती है। यानी मैंने ये लिखा ना कि सेल जो है इलेक्ट्रॉन इन आवेशों को, आवेश प्रवाह को अनवरत रूप से चलाने का कार्य करती है। ठीक है ना, मैंने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था ये चीज। तो सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक युक्ति है, एक साधन है, एक माध्यम है, एक उपकरण है। और असल में सेल करता क्या है? सेल असल में पूरे परिपथ में आवेश को लगातार बहाने का, चलाने का कार्य करता है ना। सेल आवेश प्रवाह को अनवरत रूप से चलाने का कार्य करता है। अच्छा, सेल को हम लोग किसी परिपथ में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? ऐसे, याद है, यहाँ पे ऐसे कोई प्रतिरोध हो गया और यहाँ पे हम ऐसे सेल को प्रदर्शित किया करते हैं। तो किसी भी सेल को हम लोग परिपथ में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और बैटरी को ढेर सारे इलेक्ट्रोडों के द्वारा, यहाँ पे देखिए सेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। लेकिन आपने बैटरी देखा होगा, ढेर सारे खांचे बने होते हैं, यानी उसमें ढेर सारे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोड होते हैं। इसलिए बैटरी को कई इलेक्ट्रोडों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि हम लोग यानी फिजिक्स में जितना भी हम लोग परिपथ बनाते हैं, जनरली 2 इलेक्ट्रोडों के द्वारा ही सबको, सेल हो या बैटरी हो, दर्शाते हैं। क्या वाइवा वाले कभी कभार पूछ लेते हैं कि बताओ सेल और बैटरी को किस प्रकार से परिपथ में प्रदर्शित किया जाता है? तो सेल को 2 इलेक्ट्रोडों के द्वारा, बैटरी को 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोडों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बाकी हम लोग जो है फिजिक्स में जितने भी टीचर होते हैं, जनरली तो सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश लोग परिपथ में सेल या बैटरी दोनों को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आप किताब में भी देख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल और बैटरी दोनों काम सेम है। क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या आवेश प्रवाह को अनवरत रूप से बनाए रखना, ये काम है। चलिए सेल के अंदर की बात करते हैं थोड़ा। सेल को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, और सेल से जुड़ी और बातें हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने कभी बच्चों सेल देखा हो, आपके घर में अगर दीवार घड़ी हो, जो कि सबसे नॉर्मल है, कॉमन है, होता ही है, उसमें भी सेल लगा होता है ना। बेलनाकार होता है सेल, जो होता है बेलनाकार होता है। सही है, वो जो सेल होता है बेलनाकार होता है, और इसमें कुछ नुकीला भाग ऐसे निकला होता है दोनों साइड। एक साइड नुकीला भाग ज्यादा निकला होता है और दूसरे साइड का नुकीला भाग थोड़ा कम निकला होता है, दबा हुआ होता है। उन्हें कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड। ये एक साइड का नुकीला भाग ज्यादा निकला होता है और एक साइड का दबा हुआ होता है। इन्हें कहते हैं बच्चा लोगों इलेक्ट्रोड्स। ये जो हमने दर्शाया यहाँ पे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में। अब बैटरी में 2 से ज्यादा, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में। ठीक है। और बाकी जगह क्या होता है? बाकी जगह भरा होता है रसायन। बाकी जगह भरा होता है रसायन, जिसे हम विद्युत अपघट्ट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बाकी जगह भरा होता है रसायन, जिसे हम विद्युत अपघट्ट भी कह सकते हैं।
विद्युत अपघट्य यानी रसायन है ये, विद्युत अपघट्य यानी रसायन है ये। ठीक, अच्छा, इसीलिए इस सेल को या इस सेल को विद्युत अपघटनी सेल भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे विद्युत अपघटनी सेल भी कहते हैं। ठीक है, बैटरी में आप लोग पानी भरते हैं ना, कहते हैं बैटरी का पानी खत्म हो गया, पानी भर दो, तो वो पानी है, रसायन है विद्युत अपघट्य। अच्छा, सेल में शुष्क रूप में होता है, ये शुष्क रूप में होता है, फ्रीज होता है। ठीक है, ये सेल है। अच्छा, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल के अंदर कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ शायद, सेल के अंदर, हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें तो अपना मेन टॉपिक पढ़ना है। सेल के अंदर कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके कारण एक इलेक्ट्रोड पूरी तरह से धनावेशित हो जाता है, जिसे हम धनात्मक विभव भी कह सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोड को आप एनोड भी कह सकते हैं, एनोड भी कहते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जो धनात्मक होता है उसे एनोड भी। अच्छा, इसी रासायनिक अभिक्रिया, सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, जो रसायन है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं कि एक तरफ का इलेक्ट्रोड पूरी तरह से धनावेशित हो जाता है और दूसरे तरफ का इलेक्ट्रोड पूरी तरह से ऋणावेशित हो जाता है, यानी इसको मैं ऋणात्मक विभव कहूंगा। ठीक, और इस ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को बच्चों कैथोड भी कहते हैं, कैथोड। इस प्रकार से बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इस बैटरी के अंदर वाले हिस्से में जो रसायन यानी विद्युत अपघट्य भरा होता है, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं करता है जिसके कारण से एक सिरा यानी एक इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाता है। अच्छा, धनावेशित इलेक्ट्रोड को धनात्मक विभव से मैंने रिप्रेजेंट किया है और ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक विभव से मैंने रिप्रेजेंट किया है ना। धनात्मक वाला इलेक्ट्रोड को एनोड भी कहते हैं और ऋणात्मक वाले एनोड को ऋणात्मक वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सेल का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी उपकरण में धारा प्रवाहित करने के लिए या किसी उपकरण को चलाने के लिए। भाई, अगर मैं घड़ी में सेल डाल रहा हूं, क्या क्लीन कर रहा हूं? ताकि घड़ी काम करे, यानी घड़ी के अंदर धारा प्रवाहित हो और घड़ी काम करे, घड़ी चलने लगे, घड़ी हमें सही टाइम बताने लगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग विद्युत परिपथ पूरा करते हैं। तो इन इलेक्ट्रोडों को चालक तार से कनेक्ट करते हैं और ये सेल जिस लिए मैंने लाया है, जिस उपकरण को चलाने के लिए लाया है मैंने, उस उपकरण को जोड़ते हैं। तो मान लो मुझे एक बल्ब जलाना है इस सेल से, तो मैंने एक बल्ब लगा दिया और ये बल्ब बच्चों असल में बाह्य प्रतिरोध है। यस, प्रतिरोध क्या है? जो विद्युत ऊर्जा को कंज्यूम करता है। अभी तक तो आपने चाहिए चालक के अंदर का प्रतिरोध बताया था, हाँ, वह भी प्रतिरोध है जो धारा के मार्ग में अवरोध डालता है, उसे कहते चालक का प्रतिरोध। और जो धारा यानी विद्युत धारा यानी करंट को कंज्यूम करता है उसे कहते हैं बाह्य प्रतिरोध। जैसे आपका जो पंखा, लाइट, टीवी, ये सारी चीजें जो विद्युत उपकरण है असल में ये बाह्य प्रतिरोध है, जो विद्युत धारा को कंज्यूम कर रहे हैं, जो ऊर्जा को खा रहे हैं, उसे ना प्रतिरोध कहते हैं। तो इसे कहते हैं बाह्य प्रतिरोध। ध्यान, लड़के बड़े कंफ्यूज होते हैं कि चाहिए ढेर सारे प्रतिरोध है। बाह्य प्रतिरोध आपने पहले एक चीज पढ़ाया था, खाली प्रतिरोध। तो जो चालक के अंदर के घनायनों से टक्कर हो रही है उसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। वही तो धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। और जिस उपकरण को हम लोग चला रहे हैं, जो उपकरण उस ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उसे कहते हैं बाह्य प्रतिरोध। ठीक, हाँ, बाह्य प्रतिरोध और चालक के प्रतिरोध दोनों को कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सेल को एक परिपथ से जोड़ दिया, परिपथ में हमने एक उपकरण लगा दिया, बाह्य प्रतिरोध लगा दिया जो इस धारा को कंज्यूम करेगा। तो हमें पता है ये धारा जो होता है उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर बहता है, धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर बहता है। धनात्मक विभव यानी उच्च विभव, धनात्मक विभव यानी उच्च विभव, और ऋणात्मक विभव यानी निम्न विभव। इस प्रकार धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगता है। लेकिन कैसे, धारा कैसे बहता है? इलेक्ट्रॉनों के गति करने से, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा बनती है। तो उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग कैसे। क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। पहले हमने क्या कहा, अभी ये एक सेल होता है, सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक। और बाकी हिस्से में रसायन विद्युत अपघट्य भरा होता है, ठीक। इलेक्ट्रोड का एक तरफ का जो सिरा होता है पूरा तरह धनात्मक होता है, और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड यानी दूसरा सिरा पूरी तरह ऋणात्मक होता है, ठीक। अब बच्चों ये जो ऋणात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड कह दो, जो भी कह दो आप, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गति करता है। यस, इलेक्ट्रॉन कहां से? कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से, कैथोड से निकलता है, और कैथोड से निकलकर जो उपकरण आप चला रहे हैं उस उपकरण में ऊर्जा जाके खर्च कर देता है। सेल इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, मस्त घूमते हुए तेजी से आया और यहाँ जाके अपनी ऊर्जा खर्च कर दिया, और ऊर्जा खर्च करके जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है पूरा थक जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन थक जाता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश और ये वाला सिरा धनावेश, धनावेश इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है। ध्यान देना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से निकलता है, कैथोड से निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो यहां मस्त खूब खा पी कर निकला, इलेक्ट्रॉन अच्छी तेजी से आता है, तेजी से आता है, और जैसे ही बाहर प्रतोद पर पहुंचा, इलेक्ट्रॉन पूरी ऊर्जा यहां खर्च कर देता है। तभी तो हमारा पंखा लाइट सब जलता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है। और फिर क्या, ऊर्जा खर्च करने के बाद जैसे ही यहां पहुंचता है, यहां तरफ के धनायन इलेक्ट्रॉन ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करके खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन थका हारा यहां पहुंच जाता है। अब समझना बात, जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। हमें ये पता, आज तक एक बात सच हुई है, ठीक है, थ्योरी सही है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है, और ये सब कहानी हो रही है सेल के कारण, सेल को लगाने से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति, यहां पहुंच गया। अब यह बच्चों इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचता, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश, और ये वाला सिरा कैसा है, धनावेशित है। तो भाई ये धनावेश और ऋणावेश के मध्य मजबूत आकर्षण बल काम करेगा, यानी अब ये धनावेश यानी धनायन इलेक्ट्रॉन को उस ओर नहीं जाने देगा। सही है भैया, इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश और धनावेश में इतना आकर्षण बल काम करता है कि ये आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को वहां तरफ नहीं जाने देगा। दूसरी चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन है, कौन जमा है, यहाँ पे पूरे ऋणावेश जमा है, ऋणावेश हुआ, ये ऋणावेश हुआ, और इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ, ऋणावेश हुआ। तो यहाँ पर ऋणावेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है, यानी ये वाला इलेक्ट्रोड या ये वाला सिरा प्रतिकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन को वहां तक नहीं जाने देगा। यानी असल में इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल के कारण यहीं पर रह जाएगा, और प्रतिकर्षण बल के कारण भी यहीं पर रह जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन तो फिर यहाँ पे जम जाएगा, रुक जाएगा। और अगर 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक गया, इलेक्ट्रॉन तो गति नहीं कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है तो फिर परिपथ में धारा नहीं बहेगी, परिपथ में धारा नहीं बहेगी यार। और तुमने सेल लगा रखा है, सेल तो क्या करता है, धारा बहाने का काम करता है, फिर कैसे काम चलता होगा, ये सच बात है। इलेक्ट्रोड कैथोड से निकला यहां पहुंच गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन 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 कैथोड से निकला इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला और यहां पहुंच गया एनोड के पास। एनोड यानी धनावेश, इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश के मध्य आकर्षण बल काम करता है, यानी अब ये धनावेश इलेक्ट्रॉन को वहां तक नहीं जाने देंगे। और चलो मान लो किसी प्रकार से जड़ जुगाड़ से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां तक जाने की प्रयास किया भी, तो भैया ये ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश के मध्य आकर्षण बल काम करेगा, यानी ये ऋणावेश और ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन यहां आना भी चाहेगा तो नहीं आ सकता, प्रतिकर्षण बल के कारण। यानी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को ना ये जाने देगा
और ये आने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो रुक गया, इलेक्ट्रॉन के रुकने से धारा थोड़ी बहती है। लेकिन हमें पता है सेल विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य करता है। सेल असल में आवेश प्रवाह को अनवरत रूप से बनाए रखता है। लेकिन कैसे, सोचो, इनके मध्य आकर्षण बल, इनके मध्य प्रतिकर्षण बल, यानी इलेक्ट्रॉन तो वहां तरफ जा ही नहीं सकता, ये जाने नहीं देगा, वो आने नहीं देगा। ये धनावेश ऋणावेश को जाने नहीं देगा आकर्षण कारण, और ये ऋणावेश को प्रतिकर्षण कारण आने नहीं देगा कि तुम आयोगे नहीं, प्रतिकर्षण कारण आने नहीं देगा। फिर कैसे, फिर बच्चों काम होता है सेल का। यस, सेल यही कार्य करता है। क्या करता है? इनके प्रकृति, इनके आकर्षण, इनके प्रतिकर्षण प्रकृति के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन को इस सिरे से उस सिरे तक पहुंचाने का काम करता है। यस, इलेक्ट्रॉन को इस सिरे से उस सिरे तक पहुंचाने का काम करता है सेल। सेल असल में यही काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को उनके प्रकृति के विरुद्ध एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, फिर पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां गति करेगा, यहां पूरी ऊर्जा खर्च करेगा और फिर यहां पहुंच जाएगा। फिर सेल असल में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ऊर्जा देगा, सेल यहां से यहां पहुंचेगा मस्त ऊर्जा लेकर, और यहां पहुंचकर यहां पे ऊर्जा खर्च करेगा, फिर यहां पहुंच जाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा, चलो यहां से यहां जाओ, और फिर यहां से ऊर्जा लेकर जाएगा, यहां ऊर्जा खर्च करेगा, फिर यहां पहुंच जाएगा। इस प्रकार से सेल असल में इलेक्ट्रॉनों को लगातार गति कराता रहता है और इसके विपरीत दिशा में लगातार धारा बहती रहती है। सेल इलेक्ट्रॉन यानी आवेश प्रवाह को अनवरत रूप से चलाने का कार्य करता है। सही है ना? उनके प्रकृति के विरुद्ध दूसरी ओर ले जाता है ऊर्जा देते हुए, और फिर ऊर्जा यहाँ इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, सेल ने ऊर्जा दिया, दूसरी ओर गया और फिर ऊर्जा खर्च किया। यही लगातार चलता रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन अनवरत रूप से पूरे परिपथ में दौड़ता रहता है, जिसके कारण विपरीत दिशा में धारा बहती रहती है। तो ये चीज है सेल, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इलेक्ट्रॉन आवेश को पूरे परिपथ में लगातार प्रवाहित करने का कार्य करता है, जिससे परिपथ में धारा बहती रहती है। ये काम है। समझ में आया सबको? समझ में आया? सेल असल में इलेक्ट्रॉन को अनवरत रूप से बढ़ाने का, चलाने का कार्य करता है। ये है बच्चों सेल की कार्य प्रणाली। ये है सेल की कार्य प्रणाली। आपको लिखना नहीं है, खाली हमने समझाया है कि किस प्रकार सेल कार्य करता है। और आपको हमने पढ़ाया था शुरुआत में, याद करो, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से, ध्यान सुने, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। आगे याद करो आप लोग, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, फर्स्ट में, सेकंड में, अनुगमन वेग में। इलेक्ट्रॉन असल में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है और आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है पूरे परिपथ में। सेल के अंदर देखो ध्यान से, सेल के अंदर देखो ध्यान से, सेल के अंदर ये वाला इलेक्ट्रोड धनावेश यानी उच्च विभव है, और ये वाला इलेक्ट्रोड यानी ऋणावेश यानी निम्न विभव है। यानी इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर असल में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। ये ध्यान रखना आप लोग। क्या सेल, ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन जो है सेल के बाहर, इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। लेकिन सेल के अंदर आप ध्यान से देखिए, असल में उल्टा काम हो जाता है। क्या? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है और ये पूरा काम, पूरी जिम्मेदारी सेल लेता है, सेल करवा रहा है। क्या करता है वो? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। सेल के अंदर जो मुख्य इलेक्ट्रॉन है वह असल में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। जबकि हमने अब तक पढ़ा था, ये बात सच भी है, सेल के बाहर पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, लेकिन सेल के अंदर उल्टा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये है बच्चों सेल। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है
और असल में इलेक्ट्रॉन यानी आवेश को पूरे परिपथ में लगातार अनवरत रूप से चलाए रखने का कार्य करता है सेल। समझिए सबको सेल, ये चीज है सेल। अब हमने एक चीज पढ़ा था, प्रतिरोध। अगर आप याद हो, प्रतिरोध क्या चीज है? प्रतिरोध भैया, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन परिपथ में गति कर रहा है, ठीक है, और इसमें चालक इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे कहते हैं परिपथ यानी चालक का प्रतिरोध। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचता है, देखने से इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंचता है तो किस रास्ते से हो जाता है? देखिए ध्यान से, रास्ते में कौन भरा है? रसायन यानी विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है। भैया विद्युत अपघट्ट भी तो अणु परमाणु से मिलकर बने होंगे। विद्युत अपघट्ट यानी जो रसायन है यह भी तो अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जब इस विद्युत अपघट्ट में से होकर गुजरता है तो यहां भी यह परमाणुओं से टकराते हुए गति करता है, तब परमाणुओं से टकराते हुए गति करता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति कुछ कम हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों सेल के अंदर ये जो विद्युत अपघट्ट है, इलेक्ट्रॉन या कहो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या? इलेक्ट्रॉन जब सेल के अंदर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है तो इस रसायन यानी विद्युत अपघट्ट में से होकर जाता है। तो विद्युत अपघट्ट के भी तो परमाणु होंगे, ये भी तो अणु से मिलकर बना होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा। तो ये परमाणु इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध डालते हैं। इसी अवरोध को बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चलिए लिखिए परिभाषा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब सेल में से धारा प्रवाहित होती है, जब सेल में से धारा प्रवाहित होती है ना, सेल के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता होगा। तो जब सेल में से धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट डालते हैं, उन्हें यानी उस रुकावट को उन्हें सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। है ना? जब सेल में से धारा प्रवाहित होती है, जब सेल में से इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है, धारा बनती होगी ना दादा, तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाता है तो विद्युत अपघट्ट के परमाणु इसके लिए रुकावट डालते होंगे। बिल्कुल डालते होंगे भाई, अणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट डालते हैं। इसी रुकावट को सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे आंतरिक प्रतिरोध को इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जाता है। तो असल में अगर मैं कहूं आपको सही सही बात, तो 3 प्रकार के प्रतिरोध आ गए हैं। एक है बाह्य प्रतिरोध, जो पंखा, कूलर, टीवी जो भी है, जो भी उपकरण आप चला रहे हैं, जो धारा को कंज्यूम कर रहा है, वो है बाह्य प्रतिरोध। एक है चालक का प्रतिरोध, चालक का वही धनात्मक टक्कर। और तीसरा भैया, जिसके कारण धारा बह रही है
उसके अंदर का प्रतिरोध, यानी बैटरी के अंदर, बैटरी या सेल के अंदर बैठा सेल का दुश्मन है, बैटरी या सेल के अंदर ही बैठा उसका दुश्मन है ना। खुद के ही कारण निकली ही धारा का विरोध कर रहे हैं। कौन? वही जिसके कारण से विद्युत धारा बन रही है, रासायनिक कारण ही ना। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसके अंदर के जो अणु है, परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आते हैं, रुकावट डालते हैं, यानी धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। तो इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और जब भी आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग परिपथ में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ये है सेल, और सेल के साथ श्रेणी क्रम में इस प्रकार से हम लोग आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाया करेंगे किसी परिपथ में। ये पूरा सेटअप कहलाएगा सेल और आंतरिक प्रतिरोध का। ठीक है, तो जब भी हम किसी परिपथ में सेल और अगर आंतरिक प्रतिरोध दिखाना है तो बिना सेल के तो दिखा नहीं सकते हो। सेल के साथ साथ श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। सेल के साथ साथ श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाया जाता है किसी परिपथ में। ठीक 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 है। अच्छा, अब बात आती है, ये तो आंतरिक प्रतिरोध है चार्ज, इसकी राशि क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, विमेय सूत्र होगा, वही होगा जो प्रतिरोध का होता है तो प्रतिरोध ही ना, कुछ अलग थोड़ी है। हाँ, बस ये सेल के अंदर का है, तो इसकी राशि वही होगी जो हमने ओम के नियम के बाद प्रतिरोध पढ़ा था। क्या? अदिश। इसका मात्रक वही होगा जो हमने ओम के नियम के बाद प्रतिरोध पढ़ा था। क्या 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 क्या? ओम ओम। और इसका विमेय सूत्र भी वही होगा जो हमने शुरू में प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। क्या है मुझे याद नहीं। कैसे निकालते हैं प्रतिरोध, याद करो। V/I विभवांतर यानी कार्य बटे आवेश इंटू धारा। ये क्या हो गया? ML2T-2, आवेश यानी TA, धारा यानी A। तो क्या आ गया आपका? ML2T-3A-2। याद करो प्रतिरोध का ये विमेय सूत्र था। अरे प्रतिरोध का हो या आंतरिक प्रतिरोध का हो, मात्रक, विमेय सूत्र, राशि सब कुछ वही है। पर क्या है, ये सेल के अंदर का प्रतिरोध है, इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इस सेल के अंदर का प्रतिरोध है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, ठीक है। जब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत अपघट्ट में से होकर जाता है। तो विद्युत अपघट्ट के परमाणु इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। इसी रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और एक नई चीज पता चली कि भैया पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, लेकिन सेल के अंदर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है। अगली हेडिंग डालिएगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यानी मैं क्या चीज बदल दूं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बदल जाए? निर्भरता मैं कह सकता हूं इसको ना, निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। निर्भरता क्या कहा हमने? सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या निर्भरता। कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कि मैं क्या बदल दूं कि आंतरिक प्रतिरोध बदल जाए। तो पहला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सही है। अगर मैं ये जो दूरी है लंबी कर दूं तो सेल लंबा हो जाएगा, और सेल लंबा हो जाने से इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाने में ज्यादा विद्युत अपघट्ट के अणुओं का, परमाणु को सामना करना पड़ेगा, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सही है, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अरे हम ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोड की लंबाई, ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है,
इनके बीच की दूरी बढ़ जाए, ये और लंबाई बढ़ जाए, ये इलेक्ट्रोड हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रोड ये हुआ, इनके बीच दूरी बढ़ जाए, बीच दूरी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए ज्यादा समय तक विद्युत अपघट्ट के परमाणुओं का सामना करना पड़ेगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। भाई ज्यादा परमाणु से टकराहटें होंगी, ज्यादा परमाणुओं को सामना करना पड़ेगा, तो ये परमाणु से सामना करना ही तो आंतरिक प्रतिरोध है, बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी ज्यादा तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, अगर मैं इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो भाई क्षेत्रफल बड़ा करने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गति करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा धारा बनेगी, यानी प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान भाई ज्यादा, अगर क्षेत्रफल ज्यादा इलेक्ट्रोड का तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, गति करेंगे, यानी धारा ज्यादा बनेगी, यानी प्रतिरोध कम। थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता यानी ये होता है कि विद्युत अपघट्ट अगर ज्यादा सांद्र हुआ, ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टकराहटे, यानी विद्युत अपघट्ट के ज्यादा से ज्यादा परमाणुओं अणुओं का सामना करना पड़ेगा, अर्थात इस कंडीशन में भी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। सांद्रता मतलब समझो थोड़ा गाढ़ापन, हाँ ऐसे समझ सकते हो भैया। सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, ये जो परमाणु अणु है बहुत पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टकराहटों का सामना करना पड़ेगा, यानी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। और चौथा और लास्ट, विद्युत अपघट्ट का ताप। विद्युत अपघट्ट का ताप, ये ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप बढ़ाने से क्या होगा, विद्युत अपघट्ट रसायन की श्यानता, याद आया 11वीं क्लास, श्यानता कम हो जाएगा। श्यानता कम हो जाएगी, तरलता, श्यानता यानी क्या होता है, ये जो रसायन और ज्यादा तरल हो जाएगा, और ज्यादा तरल हो जाए यानी इसके अणु थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाने से इलेक्ट्रॉन मस्त तेजी से गति कर पाएगा, यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने से बच्चों प्रतिरोध कम हो जाता है। इसका ताप, विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाने से उसकी श्यानता कम हो जाती है, श्यानता कम हो जाती है, इसके अणु या परमाणु दूर दूर हो जाएंगे, घनत्व कम हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो, घनत्व कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से निकल सकता है, यानी प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ये है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बड़ी कर दूं, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परमाणुओं को, अणुओं का, विद्युत अपघट्ट के परमाणु को सामना करना पड़ेगा, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल बढ़ा दूं, अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो ज्यादा से ज्यादा प्रति सेकेंड ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा धारा बनेगी। तीसरा है, अगर मैं विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ा दूं, सांद्रता बढ़ाने में समझो घनत्व बढ़ जाएगी, तो बहुत पास ढेर सारे परमाणु होंगे, इलेक्ट्रॉन को यहां से जाने में मुश्किलें बढ़ेगी, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाने से क्या होता है, विद्युत अपघट्ट की श्यानता कम हो जाती है, तरलता कम हो जाती है, यानी कि समझो इसका घनत्व कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आसानी से पहुंचेगा, यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल। अगला है विद्युत वाहक बल।
इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा EMF से भी से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ये कोई बल नहीं है, मैं बता दूं कोई बल नहीं है, विभवांतर है, ये कोई बल नहीं है, विभवांतर है। आप दुकान गए, दुकान से आपने सेल खरीदा, आप दुकान गए, आप घड़ी नहीं चल रही है, घड़ी नहीं चल रही है तो आपका सेल खत्म हो गया, मतलब ये है, तो आप दुकान जाएंगे, सेल खरीदेंगे। सेल के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अभी आपने सेल को घड़ी में नहीं लगाया है, यानी अभी आपने परिपथ को पूरा नहीं किया है, यानी अभी आपका परिपथ खुला हुआ है। मैंने क्या कहा कि आपने सेल लाया दुकान से, ध्यान सुनिएगा, आपने दुकान से सेल लाया एकदम नया नया, एकदम चौकदार, और ये होते हैं इसके इलेक्ट्रोड्स, ये होते हैं इसके इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर भरा होता है क्या, यही केमिकल पूरा रसायन विद्युत घट। और हमें पता है एक साइड पूरे धनायन इकट्ठे हो जाते हैं, यानी धनात्मक विभव हो जाएगा, और दूसरे साइड पूरा ऋणात्मक आयन इकट्ठे हो जाते हैं, वहां ऋणात्मक विभव हो जाएगा। अभी आपने किसी परिपथ में से नहीं लगाया है, यानी परिपथ अभी खुला हुआ है। तो जो आप दुकान से लाते हैं बच्चों, उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी अभी आपने इस सेल का प्रयोग नहीं किया है, इस सेल से भी धारा नहीं बह रही है, उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस टाइम पे जब आपने परिपथ में नहीं जोड़ा है, परिपथ में नहीं लगाया है, यानी अभी परिपथ खुला हुआ है, यानी अभी आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इस टाइम पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। ठीक, तो ध्यान सुनिए क्या होता है विद्युत वाहक बल, कि जब परिपथ खुला हो, खुला यानी अभी आप इससे कोई स्रोत, कोई घड़ी नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं चला रहे, खाली दुकान से लाए, यहाँ पे रख दिया, अभी आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो परिपथ खुला है, ठीक। उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहा हमने, जब विद्युत परिपथ खुला हो, यानी परिपथ खुला हो, परिपथ खुला है का मतलब ये होता है, परिपथ खुला है का मतलब ये होता है कि अभी आप इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं। मैंने मान लो इससे बल्ब जलाना चाहा, तो अभी मैंने तार को काट रखा है, तार को काट रखा है, यानी इसमें अभी धारा नहीं बह रही है, यानी अभी मैं सेल का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तरफ धनायन एक तरफ ऋणायन, तो इनके बीच विभवांतर होगा, वो अधिकतम विभवांतर होगा, उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल सेल का। तो जब परिपथ खुला है, जब परिपथ खुला हो, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक। और हम लोग इसे ऐसे ई से, इस प्रकार ई एप्सिलॉन जिसे आप कहते हो, ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, अभी हमने इस सेल का प्रयोग नहीं किया है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसकी ऊर्जा का प्रयोग ही नहीं किया है, तो अभी इसके अंदर मैक्सिमम ऊर्जा होगी ना, तो वही मैक्सिमम यानी अधिकतम विभवांतर को बच्चों कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। अच्छा, विद्युत वाहक बल यानी इसका अगर सूत्र लिखना चाहो तो वही होगा यार,
है तो विभवांतर ही ना, है तो विभवांतर ही ना। क्या होता है विभवांतर? आवेश पर किया गया कार्य। है तो विभवांतर ही, है तो विभवांतर ही, मतलब विद्युत वाहक एक विभवांतर है। कैसे विभवांतर? अधिकतम विभवांतर। ये कब आता है? जब इसका प्रयोग नहीं करते हैं। सेल आप दुकान से लाए, उस टाइम पर तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर होगा, उसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यानी सेल में जो लिखा होता है वोल्टेज, ये सेल इतना वोल्टेज का करंट देगा, वो असल में सेल का विद्युत वाहक बल लिखा होता है, जिसका प्रयोग अभी आप नहीं कर रहे हैं। अभी सेल खुला हुआ है, यानी सेल का परिपथ जो खुला है अभी, अभी सेल का प्रयोग यानी आप नहीं कर रहे हैं, यानी सेल से भी धारा प्रवाहित अभी आप नहीं कर रहे हैं। उस समय का जो इसका अधिकतम विभवांतर होगा उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक। अच्छा, इसका राशि भी वही है विभवांतर। पूरी कहानी विभवांतर की है, राशि भी विभवांतर जैसा अदिश होगा, मात्रक भी विभवांतर वाला वोल्ट होगा, और विमीय सूत्र भी विभवांतर वाला क्या 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 आवेश था। ये कार्य बटे आवेश, कार्य का विमीय सूत्र था mL2T-2, आवेश का T, तो क्या हो जाएगा mL2T-3A-1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो राशि मात्रक विमीय सूत्र विभवांतर का था वही पूरा यहाँ पर भी है। फर्क इतना है कि जब हम सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, सेल में से धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, सेल को हमने परिपथ में भी नहीं जोड़ा है, यानी परिपथ खुला है, उस समय इन इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है, अधिकतम होता है, उसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। बस बस बस। अब 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 बच्चों, जैसे ही परिपथ को बंद कर दूं तो सेल में से धारा बहने लगेगी, सेल में से धारा बहने लगेगी, और जैसे ही सेल में से धारा बहती है बच्चों, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर कम हो जाता है। यस, ये बात सही है। जैसी सेल में से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर कम हो जाता है। क्यों चाचा जी? अरे सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध भी तो बैठा है जो ऊर्जा को खा रहा है, उसके अंदर बैठा दुश्मन ना, कि सबसे पहले उसको आपको खिलाना पड़ेगा, तब और खिला पाओगे। ठीक है ना? अरे आपके यहाँ भंडारा नहीं होता है, पहले खा लेते कुछ लोग, बाद में खिलाएंगे, वैसे है ये, पहले खाता है फिर बाद में खिलाता है लोगों को। ठीक। तो जैसे ही परिपथ को बंद करेंगे, परिपथ में से धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को, अब ये विभवांतर अधिकतम नहीं रह जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और अगर मैं स्पष्ट कहूं तो आज के पहले जितना विभवांतर हमने पढ़ा था उसकी बात हो रही है असल में। याद कीजिए लेक्चर नंबर 6, 5, 4, बैटरी लगाते तो बैटरी क्या करता? विभवांतर उत्पन्न करता ना। असल में अब हम उसकी बात कर रहे हैं। और जब आपने बैटरी नहीं लगाया, खाली बैटरी की बात हम करें, सेल की बात करें, वो होता है उसका विद्युत वाहक बल। जब हमने उससे धारा प्रवाहित नहीं की उसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। और जब सेल का प्रयोग करने लगे, बैटरी का प्रयोग करने लगे, तार को जोड़ दिए और उपकरण को जोड़ दिए जिसका हमने प्रयोग करना है, तो सेल में से धारा प्रवाहित होने लगती है। उस समय जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर होता है कुछ कम हो जाता है। इस विभवांतर को बच्चों कहते हैं टर्मिनल विभवांतर अथवा विभवांतर, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? कि जब सेल जब 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 परिपथ बंद हो, सही है, जब परिपथ बंद हो यानी परिपथ में से धारा प्रवाहित होने लगे, जब परिपथ बंद हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर
कहते हैं। और ये टर्मिनल विभवांतर कहोगे कि या केवल विभवांतर कहो तब भी चलेगा। यानी हम लोग जो लेक्चर नंबर 7 जो आज चल रहा है, इसके पहले तक जितना विभवांतर का प्रयोग करते थे वो यही है। बस फिर वही कहानी है भैया, यही कहानी है। कैपिटल V बराबर W बटे Q, है ना, आवेश पर किया गया कार्य कहलाता विभवांतर। क्योंकि ये वही वाला विभवांतर है, पुराना वाला जो हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसका राशि मात्रक विभव सूत्र वही सेम होगा, है तो विभवांतर ही ना, राशि मात्रक विभव सूत्र यही होगा, सेम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब हम लोग दुकान से सेल लाते हैं, नया नया लाते हैं, अभी हमने इसका प्रयोग नहीं किया, खाली मैंने हाथ में रखा है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है अधिकतम होता है। इस अधिकतम विभवांतर को बच्चों कहते हैं विद्युत वाहक बल सेल का। और जब इस सेल को घड़ी में फिक्स कर देते हैं और घड़ी टिक 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 चलने लगती है, यानी परिपथ पूरा हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, उस वक्त सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर थोड़ा कम हो जाता है। और इस विभवांतर को ही कहते हैं बच्चों टर्मिनल विभवांतर अथवा विभवांतर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब एक अंतर बहुत पूछता है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर लिखिए। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर लिखिए। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कोई बल नहीं है, ये विभवांतर ही है। कैसा विभवांतर? अधिकतम विभवांतर। ये कब प्राप्त होता है? जब हम सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, सेल से धारा प्रवाहित नहीं कराते हैं। और जब सब सेल का प्रयोग करने लगते हैं, सेल में से धारा प्रवाहित करने लगते हैं, उपकरण को चलाने लगते हैं, तब जो विभवांतर बनता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, उसे टर्मिनल विभवांतर या केवल विभवांतर कहते हैं। चलिए अंतर लिखते हैं, विद्युत वाहक बल और विभवांतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, इसे आप टर्मिनल विभवांतर भी कह सकते हैं। ठीक, इसे आप टर्मिनल विभवांतर भी कह सकते हैं। पहला अंतर, परिभाषा बोल दो। परिभाषा आप लिखे, हमें सब लिखवा चुके हैं, परिभाषा लिख दीजिए। क्या है परिभाषा? परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। क्या है परिभाषा? कि जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ खुला हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। पहला अंतर हो गया परिभाषा। परिभाषा, विभवांतर क्या है? जो टर्मिनल विभवांतर है। जब परिपथ बंद हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विभवांतर कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, विभवांतर क्या था असल में? परिपथ के दो बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं, या सही है। क्या है? परिपथ के दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरी चीज, अगर मैं परिपथ को भंग कर दूं, परिपथ खुला हो, धारा प्रवाहित ना हो, तो क्या विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहेगा? हाँ भैया, जब परिपथ खुला होता है तो सेल के विभवांतर को ही तो विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी परिपथ को भंग करने के बाद, परिपथ भंग होने पर, भंग होना यानी परिपथ खुल जाए, तार कट जाए, धारा प्रवाहित बंद हो जाए, परिपथ भंग होने पर भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है, अस्तित्व रहता है।
है ना। विद्युत भागबल वही तो है, जब आप प्रयोग नहीं कर रहे उसका तो परिपथ खुल जाएगा, भंग हो जाएगा, धारा प्रवाहित बंद हो जाएगी, तब भी विद्युत भागबल तो रहेगा ही। लेकिन लेकिन जैसे ही परिपथ भंग हुआ तो विभवांतर का मान अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्यों? जब परिपथ में धारा बहती है तभी विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर आता है। परिपथ जब बंद हो तो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही कहते हैं ना टर्मिनल विभवांतर या केवल विभवांतर। तो परिपथ के भंग होने पर, परिपथ के भंग होने पर, परिपथ के भंग होने पर विभवांतर विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं भैया? हमें एक चीज पता है कि विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है, अधिकतम विभवांतर है ये, है ना। विद्युत वाहक बल का मान उस विभवांतर से या टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। इसका उल्टा ये हो जाएगा कि विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से तो कम ही होता है, कम हो जाता कुछ, है ना। विभवांतर का मान, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है, सदैव कम होता है। चौथा एंड लास्ट, वही विद्युत वाहक बल यानी सेल का क्या कह सकते हो, कैपेसिटी, सेल की क्षमता। और इसी कारण तो सेल में पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। मतलब मैं कह सकता हूं इसके कारण, विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अब विभवांतर कारण, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है तो जो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर आता है उसे ही कहते हैं ना विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। यानी परिपथ में, यानी परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर विभवांतर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता, यानी इसके कारण परिपथ में धारा बहती है और धारा बहने पर ये उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर कम हो जाता है, उसे कहते हैं विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर। ये चार अंतर है बच्चों, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ये चार। अब आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मिटा दे। ठीक, अब आज के लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या? सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, हेडिंग डालिएगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध यानी आर का, स्मॉल आर का, किससे? विद्युत वाहक बल यानी ई, कॉमा विभवांतर, विभवांतर यानी कैपिटल भी, तथा 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 विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी आई में संबंध। चलिए एक प्यारा सा डेरिवेशन करेंगे और आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है।
बढ़िया सुंदर, पानी पी के आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा डेरिवेशन, कोई बड़ा नहीं है। चलिए, बहुत छोटा का डेरिवेशन है। तो ये बच्चों सेल, और सेल के साथ श्रेणी क्रम में उसके आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। ये सेल है, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और सेल के अधिकतम विभवांतर कहते हैं विद्युत वाहक बल। अभी हमने सेल को परिपथ से नहीं जोड़ा, ठीक है। विद्युत वाहक बल होता है सेल के पास, और ये है बच्चों इसका आंतरिक प्रतिरोध। अब जैसे ही सेल को चालक तार के सहारे मैं किसी बाह्य प्रतिरोध यानी किसी लाइट को जलाता हूं, इसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, लगाता हूं। बाह्य प्रतिरोध को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, जैसे प्रतिरोध होता है ऐसे, जैसे प्रतिरोध होता है ऐसे बाह्य प्रतिरोध लगाते हैं, तो इस पूरे परिपथ में बच्चों धना यहाँ उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होने लगती, और जिसके कारण इन दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसे कहते हैं टर्मिनल विभवांतर अथवा केवल विभवांतर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पूरा कहलाता है सेल का सेट। ये पूरा है सेल, है ना। सेल और उसका आंतरिक प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इस माना कि विद्युत वाहक बल वाला सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, जिसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ने पर, बाह्य प्रतिरोध यानी पता है ना, पंखा कूलर जो आप उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप चलाना चाहते हैं, वो है बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा आई है। क्या लिखा? माना ई विद्युत वाहक बल वाला सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसे बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पूरे परिपथ में देखो, यहां से इस पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध कितना है? एक भैया बाह्य प्रतिरोध प्लस एक है आंतरिक प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध तो इतना ही है। इस पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का योगफल टोटल प्रतिरोध है। अच्छा, इस पूरे परिपथ में बच्चों प्रवाहित धारा निकालना हो तो हमने अब तक ओम के नियम में क्या पढ़ा था? ओम के नियम में धारा बराबर होता है V बटे R। याद आया भाई? ओम का नियम V प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर R I, तो I बराबर V बटे R, है ना। तो परिपथ में टोटल इतनी धारा बहती है, कितना? विभवांतर बटे प्रतिरोध। और यहाँ पर विभवांतर असल में क्या है? अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, किसी परिपथ में जब धारा बहती है तो असल में वो धारा कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध का अनुपात होता है। ठीक ठीक ठीक। तो धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक कितना है? केवल E है, एक से लगा है। तो कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये होता है बच्चों परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में सेल के कारण प्रवाहित धारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, हमें निकालना क्या है, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E, विभवांतर V तथा विद्युत धारा I में संबंध बताना है। तो चलिए संबंध बता देते हैं। एक काम करो, इसमें तीरे गुणा कर दो, इस पूरे गुणा इससे हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे, I इंटू R प्लस स्मॉल r बराबर E हो जाएगा, है ना, तीरे गुणा से। ये हो गया I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r बराबर E। और अभी हमने एक चीज जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, V बराबर आर आई होता है, V बराबर आर आई होता है ओम के नियम से। तो देखो ध्यान से, ये आर आई नहीं है क्या, ये आर आई नहीं है, यानी आर आई की जगह मैं V लिख सकता हूं प्लस I इंटू स्मॉल r बराबर E। तो V बराबर बच्चों, V बराबर E माइनस आई आर लिख सकता हूं। ये है बच्चों आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध। ये है जो हेडिंग था, ये है। और हमने कहा था विद्युत वाहक बल अधिकतम विभवांतर होता है जब सेल खुले परिपथ में हो, यानी सेल का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं। और जैसे सेल का प्रयोग करते हैं तो उसका विभवांतर कुछ कम हो जाता है। देखिए, विद्युत वाहक बल में से माइनस कुछ हो रहा है, यानी जो परिपथ बंद होता है, यानी धारा बहती है, धारा बहने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी तो होता है, यानी टोटल विभवांतर कुछ कम हो जाता है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है, कुछ कम होता है। ठीक, यही है आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और धारा में संबंध। तो अपना डेरिवेशन हो गया पूरा। अब कभी कभार पूछता है ना, आपको पूरा ये करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये टॉपिक हो गया पूरा। कभी कभार पूछता है आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये पूछ लेता है। तो क्या करना है आपको, पूरा पूरा यहां से यहां तक करना है, पूरा समीकरण 1 नंबर तक, पूरा यहां से यहां तक करना है आपको, समीकरण नंबर 1 तक यहां से यहां तक करना है। अगर पूछेगा आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक, तो ये पूरा करेंगे, बस 2-4 लाइन और आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे, तो ये समीकरण 1 के पास जाइए, तो फिर आपको ये नहीं करना है ना, जब आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक पूछेगा तो आप पूरा ये कीजिए, ये पूरा बनाते हुए फिर ये करना है आपको, यहां से फिर समीकरण 1 के पास जाइए। तो I बराबर क्या मैं V बटे R लिख सकता हूं ओम के नियम से। I बराबर बच्चों V बटे R लिख सकता हूं, बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख सकता हूं, है ना। हम कह रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए आपको ये पूरा करना है और इसके बाद फिर यहां पे आ जाना है, ये सब फिर नहीं करना है। जब संबंध पूछेगा तब आपको ये और यहां तक करना है। एक साथ 2 प्रश्न करवा रहे हैं असल में हम, ठीक है। ये दोनों के लिए कॉमन है, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको यहां लाते हैं, इसको यहां लाते हैं, तो ये हो गया R प्लस R बराबर क्या है, बराबर क्या है E, और कैपिटल R ऊपर पहुंच जाएगा, सही है। अब भी नीचे पहुंच जाएगा, सही है, दिक्कत तो नहीं आ रही। देखो हम आपसे कह रहे हैं भी नीचे पहुंच गया, E बटे भी हो गया, R वहां पहुंच गया, 3 टू R हो गया, और ये नीचे वाली चीज यहां पहुंच गया, R प्लस R हो गया। तीन गुना हमने कर दिया, बस इसको यहां ला दिया, बाकी को वहां भेज दिया। ये ऊपर पहुंच गया, ये ऊपर, ये नीचे। कैपिटल R को ही वहां भेजो, स्मॉल r बराबर E R बटे भी, और कैपिटल R वहां गया तो माइनस R, दोनों में कैपिटल R है, कॉमन ले लीजिए, बस हो गया। यानी 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 स्मॉल r बराबर, दोनों से r कॉमन ले ले तो r बाहर निकल गया, अंदर बचेगा E बटे भी माइनस 1, सही है। ये होता है बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक, ये होता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। कि अगर आपको पता करना हो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितनी ऊर्जा कंज्यूम करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है,
तो आप निकाल सकते हैं। विद्युत वाहक बल बटे विभवांतर -1 अगुणे बाह्य प्रतिरोध। इस प्रकार से आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जब सेल खुले परिपथ में होता है उस समय इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उस समय सेल के अंदर कोई आंतरिक प्रतिरोध काम नहीं करता है। आंतरिक प्रतिरोध तब काम करता है जब जब सेल से हम परिपथ में धारा प्रवाहित करने लगते हैं, तब। इतना। इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम।